अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अलकादर ट्रस्ट केस है क्या और इसका इमरान से क्या लेना देना है? दीगर जो इमरान के ऊपर केसेस हैं 9 मई का वाक़े के ऊपर की वजह से है या तोशा खाना की वजह से है, ये केस तो समझ में आते हैं, इनकी तमाम की तमाम चीज़ें वो हमारे सामने हर कोई उसे जानता है। लेकिन अलकादर ट्रस्ट केस कुछ लोग इसके ऊपर कंफ्यूज हैं कि बेसिकली इस केस के अंदर इमरान और बुशरा बेबी जो उनकी अहलियाँ हैं उनका जुर्म क्या है, इसके ऊपर शॉर्टली आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और जो दूसरी खबर है जिसके ऊपर हमने आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस करनी है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है। चूंकि मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उन्हें कालादम करार दे दिया था, लेकिन एक बार फिर से मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल करने के लिए उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट से वो पिटीशन दायर हो गई है। और सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर से दरख्वास्तें आ गई हैं, वफाकी जनब से आ गई है और जो है वो वजारत दिफा की जनब से भी पिटीशन जो है वो दायर कर दी गई है। अब इसके ऊपर क्या होगा, क्या मिलिट्री कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगी, तमाम की तमाम तफसील से आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक बार बेल को ऊपर जो वो प्रेस करना, ये हमारे लिए बड़ा अहम है। लेकिन पहले आपको शॉर्टली बताऊंगा अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से। बेसिकली ये 2019 की बात है, जब कप्तान यानी कि इमरान गवर्नमेंट के अंदर थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उस वक्त से ये केस शुरू होता है। और अगर इसको मैं आपको डिटेल से बताऊं स्टार्ट से, तो वो ये है कि जो मलिक रियाज हैं, इनके बेटे ने लंदन के अंदर मियां नवाज शरीफ के बेटों से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। और जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी उसके बाद जो है वो जो बरतानवी गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको इलीगल करार दिया था। चूंकि उन्होंने जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की तो मियां फैमिली जो है वो तो बच गई, उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए या कोशिश की गई उस वक्त पाकिस्तान से शहजाद अकबर की जानब से की गई थी, उन्होंने अपना ट्रायल दे दिया था। लेकिन मलिक रियाज का बेटा इस मामले के अंदर फंस गया था, उनकी रकम जितनी भी थी वो सारी की सारी जब्त हो गई थी। और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, उस वक्त कप्तान की गवर्नमेंट थी, इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट कर ली थी और यूं 190 मिलियन रुपये जो पाउंड है वो पाकिस्तान के अंदर भेजे गए थे। अब ये 190 मिलियन जो पाउंड पाकिस्तान के अंदर आए थे, इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के खजाने के अंदर जाना था। लेकिन इमरान खान ने बड़ी बारीकी से गेम खेलते हुए इन्होंने और शहजाद अकबर ने इन्होंने क्या किया कि वो जो बंद लिफाफा था उसके बारे से कहा ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, हम इसे आपको खोल के नहीं दिखा सकते। काबीना के दस्तखत बंद लिफाफे के ऊपर ले लिए गए और फिर ये हुआ कि वो 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तान के खजाने के अंदर जाने थे, वो आपके टैक्स के पैसे थे, वो इस पाकिस्तानी अवाम के जो है वो पैसा था। वो यूं हुआ कि कप्तान ने वो पैसा जमा करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट के अंदर, जिस अकाउंट के अंदर जो मलिक रियाज है उनके ऊपर बैरिया टाउन कराची के जो केसेस थे उसके अंदर जो उनके ऊपर जुर्माना किया हुआ था, जिसको उन्होंने किस्तों के अंदर जमा कराना था, उस अकाउंट के अंदर कप्तान ने जाके जमा करवा दिया। ये नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था उसको जमा कराया गया मलिक रियाज के अकाउंट के अंदर। इससे बेनिफिट मलिक रियाज को हुआ जो कि पैसा पाकिस्तान के खजाने के अंदर जाना था, यानी कि एक तरह से अवाम के पैसे को मलिक रियाज के सुपुर्द कर दिया गया। और जो दस्तखत लिए गए काबीना के वो बंद लिफाफे के ऊपर लिए गए, जिसे बताया नहीं गया कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये एक गेम डाली गई। फिर क्या होता है, कुछ ही दिनों के बाद या फिर उसी के साथ जैसे ये कार्रवाई डाली जाती है, मलिक रियाज अलकादर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है इसको जेलम के स्वाह जो तहसील है उसके अंदर जो है वो उसके लिए ज़मीन अलाटमेंट करता है। 458 कनाल की ज़मीन है जिसके ट्रस्टी इमरान खान है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं और साथ में फरा गोगी हैं। ये ट्रस्टी हैं अलकादर यूनिवर्सिटी के। और इसके बाद फिर जब गवर्नमेंट आती है शहबाज शरीफ की, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर शहबाज शरीफ की सरबराही के अंदर एक इजलास होता है। उस इजलास के अंदर काबीना ये फैसला करती है कि अलकादर ट्रस्ट जो है इसकी हमने तहकीकात करनी है, ये जो प्रॉपर्टी जो मुंतकिल की गई है 458 कनाल, इसकी भी हमने तहकीकात करनी है। और फिर उसके बाद तहकीकात शुरू हुई, इमरान से रिमांड भी दिया गया 14 दिन का। तो ये सारी चीज़ें अब तक जाके पहुंच गई हैं और अब इमरान खान चूंकि जेल के अंदर है। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर अभी तक उन्हें गिरफ्तारी जो है वो उनकी मेरे ख्याल में अब जो है वो डाली गई है। और अब ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस का जो ट्रायल है बाकायदा तौर पर नैब को इख्तियार मिल गया है कि आपने अडयाला जेल के अंदर जाके कप्तान से जो है वो आप उनसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसी हवाले से बुशरा बीबी की 21 नवंबर तक जो जमानत थी उसके अंदर तोसी कर दी गई है। अब 21 नवंबर को दोबारा पता चलेगा कि आगे जमानत तोसी होती है
या फिर बुशरा बेगम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि जहां पर इमरान खान के ऊपर बहुत से खतरात मंडरा रहे हैं, वहीं पर ये उनकी करप्शन का केस है, इसके अंदर करप्शन हुई है, पाकिस्तान की कौम का जो पैसा था उसको मलिक रियाज के हाथ में थमा दिया गया। तो ये बेसिकली इमरान के ऊपर बेसिक जो चार्जेस हैं वो यही हैं। करप्शन केस के अंदर अभी इमरान का जो है वो ट्रायल जारी है। मैं उस कप्तान की बात कर रहा हूं जो कप्तान दूसरों को लेक्चर दिया करता था कि फलां करप्ट है, फलां चोर है। वही कप्तान जब खुद करप्ट हो गया, उसकी अपनी करप्शन की जो है वो लंबी लंबी दास्तानें हैं, तो फिर ऐसे शख्स की क्रेडिबिलिटी जो है, जिसको उसका एक इमेज बनाया गया था, इमेज बिल्डअप किया गया था, तरीके इंसाफ के लिए इदारों ने भी इमेज बिल्डअप किया था इमरान का, लेकिन उस इमेज की जब हकीकत सबके सामने आई, कैसे कप्तान के घर के अंदर चोरियां होती रही, कैसे फराह गोगी ने पंजाब को लूट के रख दिया, कैसे मिलियन के हिसाब से जो वो पाकिस्तान के पैसे यहां से लेके फराग होगी बाहर जाए, कैसे बुशरा बेगम इमरान खान की नाक के नीचे से हीरे की अंगूठियां लेती रही, कैसे वो ट्रस्टी बन गए अल कादर ट्रस्ट के, कितना उन्होंने बेनिफिट उठाया। तो ये कोई नहीं कह सकता कि कप्तान जो है वो आंखें बंद की हुई थी, या फिर कप्तान को इतना भी पता नहीं था कि उसकी अहलिया क्या गुल खिला रही है, बुजदार साहब क्या पंजाब के अंदर गुल खिला रहे हैं। तो बेसिकली ये चोर मचाए शोर वाली सारी स्टोरी थी, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल की मुकम्मल जो वो एक्सपोज हो गई है। अब बात कर लेते हैं जी दूसरे अहम केस के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था, और फैसला ये दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स को कलादम उन्होंने करार दे दिया था। और बेसिकली अगर देखा जाए तो मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के वाकयात थे, कप्तान की जानब से जो कुछ किया गया था, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो बनाया गया था, उनका क़याम अमल में लाया गया था, और फिर ट्रायल जो है वो शुरू हो गए थे। अब क्या है कि सबसे बड़ा खतरा इमरान के लिए खुद भी है, क्योंकि ये मास्टरमाइंड है, जहां पे आम लोगों जिन्होंने हमला किया, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ किया, गालम गलोच की, वो तो जेलों के अंदर है। तो क्या कप्तान जो कि मास्टरमाइंड है, फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? तो बेसिकली अगर कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो आम लोगों का जिनको भड़काया गया, जिनको इस्तेमाल किया गया, जिनकी ब्रेन वॉशिंग की गई, अगर उनको सजा हो रही है तो कप्तान डेफिनेटली उनका भी ट्रायल फिर 9 मई के वाकयात के तनाज़ुर के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होने जाना था। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने दरख्वास्तें दी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बन गया, उस बेंच ने जाके इन अदालतों को जो है वो उड़ा के रख दिया। अब क्या है, बलूचिस्तान से केपीके की से भी दोनों जगहों से कोर्ट्स के अंदर जो पिटीशंस आ गई हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला था उसके ऊपर रिव्यू लिया जाए, नजरसानी की जाए। वाकई गवर्नमेंट ने और जो अपने वजारत दिफा है उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो इंट्रा कोर्ट पिटीशन दायर कर दी है, और अपने मोस्ट सीनियर वकला की वो अब खिदमत हासिल करेंगे कि क्यों इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अगर 9 मई का वाक़या एक बार हुआ है, आज अगर इन लोगों को बख्श दिया जाता है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन से या फिर पाक फौज से टकराता है, अगर उसके ऊपर हमला करता है या फिर उनके खिलाफ साजिश करता है, तो पाकिस्तान के आइन की रूह से ये मेरे ख्याल में 90 जो है वो 90 में ये कानून जो है वो बना था, उस कानून के मुताबिक फिर इनका क्या होना है कि इनको जो है वो जो इन लोगों का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के अंदर होना है। तो अब देखना ये है, चूंकि अपील हो चुकी है, जाहिर है बड़ा बेंच इसको सुनेगा, पहले 5 रुकनी बेंच ने सुना था, अब मोस्ट प्रॉबेबली इसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इसके अंदर इनकी इस्तदा ये है कि जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया था उन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत की जो दरख्वास्तें टेकअप करने के काबिल ही नहीं थी, यानी कि वो दरख्वास्तें ज़ेर समाअत जो है वो आने के काबिल नहीं थी, उनके ऊपर फैसला दे दिया गया। तो अब इसके ऊपर रिव्यू लिया जाए, और रिव्यू लेने के बाद जो कोर्ट्स के क़याम था उसको दोबारा से बहाल किया जाए। 23 अक्टूबर को जो फैसला किया गया था उसको कलअदम करार दे दिया जाए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की भरपूर कोशिश होगी, इसके अंदर वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, इदारे भी इसके अंदर भरपूर कोशिश करेंगे कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है उन मुजरिमों को अगर पकड़ा गया, उनको अगर ट्रायल चलता है तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चले, क्योंकि प्रायर रास्त हमला मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर था, सिविलियन के ऊपर नहीं था। जब मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अगर हमला था तो फिर उनको उसी हिसाब से, उसी रूल से निपटा जाए। चूंकि अगर आपको मैं बात बताऊं तो मेरे ख्याल में इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट या इदारा भी पीछे हटने वाला नहीं है। जो लोग मुलव्वस थे 9 मई के वाक़े के अंदर इनसाइड यानी कि इदारे के अंदर मौजूद थे, सबसे पहले उनकी छुट्टी करवाई गई, उनको सजाएं दी गई। अब किसको क्या सजा दी गई ये तो नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स के मुताबिक कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये सारे मामला जो वो निपटा दिए थे। लेकिन अब जो उन्होंने हमला किया
जो इस हमले के मेन मास्टरमाइंड थे, मेरे ख्याल में उनको इदारा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए भी ये लग यूँ रहा है कि इस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इसके अंदर कुछ तरमीम तो हो जाएंगी, यानी कि कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। जैसे अपील का हक ऑलरेडी पहले भी दिया गया था, जो कि पहले पाकिस्तान के तो मिलिट्री कोर्ट से बनती नहीं तो अपील का हक नहीं होता था। तो अब ये है कि अगर 9 मई के वाक़े के अंदर किसी को पकड़ा गया है, उसका ट्रायल चलता है, उसको सजा दी जाती है, सजा के बाद वो पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन अदालत के अंदर इसको आके चैलेंज कर सकता है। लेकिन ऐसे ही कुछ तरमीम मेरे ख्याल में इसके अंदर हो जाएंगी। लेकिन 9 मई के वाक़यात के पीछे जो लोग थे उनको इदारा नहीं छोड़ेगा। बारहा इदारे की जो आला शख्सियात हैं, जो आला ओहदेदार हैं, उन्होंने कई बार मीडिया के ऊपर आके कहा है कि किसी तौर पर भी जो 9 मई के वाक़े के मास्टरमाइंड थे उनको नहीं बख्शा